माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और जैसा कि अनाउंस हो चुका है कि 22 नवंबर का आरबीआई असिस्टेंट मेंस का एग्ज़ाम है और आप खूब अच्छे से तैयारी में जुटे हुए होंगे। और बाकी जितने भी बचे हुए आपके बैंक के एग्ज़ाम हैं उनके रिजल्ट्स पेंडिंग हैं और उनका भी मेंस का एग्ज़ाम होना है। और जो आपका मेंस का एग्ज़ाम होता है उसमें बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस आपके सिलेक्शन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसी सेक्शन को कवर करने के लिए मैं आज इस वीडियो के साथ आपके साथ हूं और आज की क्लास में हम कुछ बैंकिंग एंड फाइनेंस से जुड़ी हुई इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में सीखेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछी जा रही हैं और आगे भी पूछी जाएंगी और प्रीवियस एग्जाम में भी ऑलरेडी पूछी जा चुकी हैं। तो उन्हीं में से मैं कुछ इंपॉर्टेंट 10 टर्म्स लेकर आया हूं जो आपके सामने हैं। इनमें से आपसे किस तरीके से क्वेश्चन पुट किया जाता है, आपसे कंप्लीट फुल फॉर्म नहीं पूछी जाती है इनके रिगार्डिंग। इनमें पूछा जाता है आपसे इन एनपीसीआई पी स्टैंड फॉर या सी स्टैंड फॉर, ऐसे ही इन पीसीआर आर स्टैंड फॉर टी स्टैंड फॉर। इस तरीके से आपके 50 क्वेश्चंस के अंदर कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आपको इन टर्म्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। सबसे पहली हमारी टर्म है एनपीसीआई। एनपीसीआई स्टैंड फॉर नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म होगी। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं ताकि आपको ये अच्छे से चीजें याद रहें। तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नॉन फॉर प्रॉफिट के लिए बनाया गया है। मैक्सिमम पब्लिक सेक्टर के बैंक्स इसके पार्टनर्स हैं, यानी कि उनकी मदद से इसको बनाया गया है। और इसका काम है जितने भी पेमेंट से जुड़े हुए, रिटेल पेमेंट से जुड़े हुए नई इनोवेशंस हैं उन सबको लेकर आना। जैसे आपने सुना होगा भीम ऐप, यूपीआई, जो भी बैंकिंग से जुड़ी हुई नई नई फीचर्स हैं वो सभी यही ऑर्गेनाइजेशन लेकर आता है। इस टॉपिक से आपसे और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसको भी साथ में डिस्कस कर लेते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि एनपीसीआई जो कि एक नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम रिटेल पेमेंट सेक्टर के अंदर अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स शामिल हैं, क्योंकि इसने बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमें डिलीवर किए हुए हैं, चाहे एनपीसीआई के अंदर चाहे भीम ऐप है, यूपीआई है, जितने भी ऑनलाइन पेमेंट आप करते हैं, ठीक है, वो सभी इसके अंदर आते हैं। ठीक है, वो सभी इसी के द्वारा डिलीवर किए गए हैं। तो इसमें से इंपॉर्टेंट अलग क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि एनपीसीआई का हेड कौन है। ठीक है, एनपीसीआई का चेयरमैन कौन है। तो मैं साथ में यहीं पर बता देता हूं कि जो चेयरमैन है उसका नाम है दिलीप असबे। और मैं बात करूं एनपीसीआई के हेडक्वार्टर की, वो कहां पर है? मुंबई में है। और साथ में थोड़ी सी बात ये करता हूं कि इसको कब एस्टेब्लिश किया गया था? 2008 के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया था। तो ये था मोटा मोटा एनपीसीआई से रिलेटेड जो आपके एग्जाम में बार बार चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो अब आप जान चुके होंगे एनपीसीआई स्टैंड फॉर नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन मुंबई एंड इट्स चेयरमैन इज दिलीप असबे। दिलीप असबे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जा चुका है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में यह भी पूछा गया था कि विच ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन इन रिटेल पेमेंट सेक्टर। तो उसका आंसर क्या होगा? एनपीसीआई। तो एनपीसीआई से जुड़े हुए तमाम क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर लिए हैं आपके साथ। होपफुली आपको ये चीज समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगला है एनडीटीएल। व्हाट इज एनडीटीएल? एनडीटीएल स्टैंड फॉर नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। लिख लेते हैं सबसे पहले नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी।
सबसे पहले याद कीजिए एनडीटीएल स्टैंड फॉर नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। अगर मैं मोटा मोटा बिल्कुल सिंपल लेमन लैंग्वेज के अंदर आपको बताऊं कि एनडीटीएल होता क्या है, तो सिंपल सा ये जान लीजिए कि एक बैंक के अंदर पब्लिक का जितना भी पैसा जमा है किसी ना किसी रूप के अंदर, उस सारे पैसे को मिलाकर एनडीटीएल कहा जाता है। मान लीजिए एसबीआई एक बैंक है, उस बैंक के अंदर जनता का, पब्लिक का या आप लोगों का जितना भी कुल जमा धन है उसको मैं एनडीटीएल कह सकता हूं। अब एनडीटीएल क्यों कहते हैं इसको, तो यहां पर दो टर्म है, डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। डिमांड लायबिलिटी एंड टाइम लायबिलिटी। व्हाट इज लायबिलिटी? लायबिलिटी क्या होती है? ऐसा कोई दायित्व, भार, बर्डन जो आपको कभी ना कभी वापस रिटर्न करना हो, वापस पे करना हो, आपका नहीं हो। देखो दो चीजें होती हैं, एक एसेट होती है, एक लायबिलिटी होती है। एसेट वो चीज होती है जिस पर आपके राइट्स होते हैं, आपका अधिकार होता है, आपकी ओनरशिप होती है, ठीक है। भले ही वो आपके पास प्रेजेंट में हो या ना हो, लेकिन उस पर राइट आपके होते हैं। जैसे मैं कहूं ये मार्कर है, ये मार्कर मेरी एसेट है क्योंकि ये मैंने परचेज किया हुआ है, मेरे राइट्स हैं। अगर मैं इसको आपको भी दे दूं तो ये एसेट मेरी ही रहेगी और आपके पास जाने के बाद आपकी ओनरशिप तो नहीं होगी इस पर, ये आपके लिए क्या होगी? लायबिलिटी होगी, क्योंकि आप कभी ना कभी इस मार्कर को मुझे रिटर्न करोगे। तो लायबिलिटी और एसेट में आपको फर्क समझ में आया होगा। इसी तरीके से बैंकों के अंदर जो पब्लिक पैसा जमा करती है, डिपॉजिट करती है, या आप लोग बैंक के अंदर जो पैसा डिपॉजिट करते हैं वो पैसा बैंकों के लिए लायबिलिटी होती है। बैंकों को कभी ना कभी वो पब्लिक को वापस पैसा चुकाना होता है और उसी पैसे को पब्लिक अलग अलग फॉर्म में बैंकों के अंदर डिपॉजिट करती है। अलग अलग फॉर्म में कैसे? किसी सेविंग अकाउंट में करती है, कभी करंट अकाउंट में करती है, कभी फिक्स्ड अकाउंट में करती है, कभी रिकरिंग अकाउंट में करती है। तो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के अंदर जो पैसा रखा गया वो भी बैंक के लिए लायबिलिटी है। रिकरिंग अकाउंट और फिक्स्ड अकाउंट के अंदर जो पैसा रखा गया बैंक के लिए वो भी एक दायित्व है, बर्डन है, भार है, लायबिलिटी है। तो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के अंदर जो पैसा रखा गया है बैंक के अंदर पब्लिक का, उसको डिमांड लायबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिमांड लायबिलिटी बोलते हैं। और जो पैसा फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग अकाउंट के अंदर रखा गया है उसको टाइम लायबिलिटी बोलते हैं। और जब डिमांड लायबिलिटी और टाइम लायबिलिटी को हम जोड़ देते हैं, डिमांड लायबिलिटी और टर्म लायबिलिटी को हम जोड़ देते हैं तो बन जाता है डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। हम लायबिलिटी वर्ड को बार बार रिपीट नहीं करते, हम एक ही बारी कॉमन ले लेते हैं। तो क्या कहा मैंने? डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। लेकिन पब्लिक डेली जमा करती हो, डेली विड्रॉल भी कर लेती है। अगर कुछ पैसा विड्रॉल कर लिया गया है तो कुल डिपॉजिट्स में से विड्रॉल माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है? नेट आ जाता है। तो अब इसको हम फॉर्म करते हैं तो इसका मीनिंग क्या निकल के आया कि एक बैंक के अंदर पब्लिक का कुल शुद्ध जमा धन ही क्या कहलाता है? एनडीटीएल कहलाता है सिंपल लैंग्वेज में। तो होपफुली आपको एनडीटीएल टर्म समझ में आई होगी। एनडीटीएल स्टैंड फॉर नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। आपसे पूछ सकते हैं इन एनडीटीएल टी स्टैंड फॉर, डी स्टैंड फॉर, एल स्टैंड फॉर, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन प्रेजेंट कर सकता है एग्जामिनर। तो मेरे हिसाब से दो टर्म आपको अच्छे से समझ में आई होगी। कोई भी डाउट है, इसके अलावा इससे रिलेटेड कोई भी और एक्स्ट्रा पॉइंट पूछना है तो वीडियो के कमेंट में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको तुरंत रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। होपफुली आपको दो टर्म समझ में आई होंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है। इस टर्म को देखिए, मैं कभी भी अकेले अलग से टर्म्स आपको नहीं लिखवाता, ना ही समझाता हूं। ये एक रिवीजन क्लास है तो इसलिए मैं यहां पर करा रहा हूं। जब आप डिजिटल बैंकिंग पढ़ेंगे तो डिजिटल बैंकिंग के अंदर एनपीसीआई का कंप्लीट टॉपिक पढ़ते हैं तो वहां पर इसको अच्छे से जान लेते हैं। यहां पर जब आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ते हैं तो मैं एनडीटीएल के बारे में वहां पर पढ़ाता हूं। जब मैं आपको एनपीए का चैप्टर पढ़ाऊंगा तब भी एनडीटीएल पढ़ाऊंगा। तो अगर आप मेरी पूरी क्लास फॉलो करते हैं तो अलग से टर्म याद करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर एग्जाम के इंपॉर्टेंस के हिसाब से, और लगभग 1 महीना बचा हुआ है आपके एग्जाम के लिए, इसलिए मैं यहाँ पर एक फास्ट ट्रैक रिविजन लेकर आया हूँ आपके लिए, ठीक है। अगली टर्म पर चलते हैं, पीसीए। पीसीए स्टैंड फॉर, पीसीए का मतलब क्या होता है? पीसीए स्टैंड फॉर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। लिख लेते हैं सबसे पहले। आप इनको साथ के साथ लिख सकते हैं ताकि आपको फ्यूचर में अच्छे नोट्स बने रहें, ठीक है। यहां पर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन का मीनिंग क्या है? ठीक है, एक्शन का मतलब क्या होता है? अभी कोई कार्रवाई करना, ठीक है। करेक्टिव कहां से आया है? करेक्ट से आया है, यानी कि कुछ
ठीक करना, करेक्ट करना। कैसे? प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है? जल्दी से, जल्दबाजी में, ठीक है, जल्दी से कुछ खराब हो रखा है उसको जल्दी से कुछ करेक्ट करने के लिए लिए गए एक्शन क्या कहलाएंगे? प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। क्या गलत हो रखा है, ठीक है, कौन लेता है ये एक्शन? ये एक्शन लेता है आरबीआई। किनके खिलाफ लेता है? बैंकों के खिलाफ लेता है। क्यों लेता है? जब बैंकों की फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो जाती है, बैंक फाइनेंशियली वीक हो जाते हैं, बैंकों की फाइनेंशियल मैट्रिक्स वीक हो जाती है, तब बैंकों की हालत सुधारने के लिए आरबीआई कुछ कदम उठाता है। उन्हीं कदमों को क्या कहते हैं? पीसीए फ्रेमवर्क कहते हैं, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क कहते हैं। इस एक्शन के अंदर, पीसीए फ्रेमवर्क के अंदर बैंक क्या करता है, सॉरी आरबीआई क्या करता है? आरबीआई हमारे कमर्शियल बैंकों के ऊपर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है। जैसे आप एक फिक्स अमाउंट से ज़्यादा बड़ा लोन नहीं दे सकते हैं, आप नई ब्रांच ओपन नहीं कर सकते हैं, आप नया रिक्रूटमेंट नहीं कर सकते हैं। बैंक आरबीआई कोशिश करता है कि उस बैंक के जो एक्सपेंसेस हैं वो कम से कम हों और उसकी एसेट कहीं पर फंसे ना, और आप कोई अनसिक्योर लोन नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इस तरीके के बहुत सारे उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा देता है बैंकों पर। तो पीसीए को अगर हम सिंपल फॉर्म में हम समझने की कोशिश करते हैं तो पीसीए क्या कहलाता है? कि पीसीए वह सिचुएशन है जब आरबीआई बैंकों की फाइनेंशियल हालत सुधारने के लिए उन पर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाता है तो उसको क्या कहते हैं? पीसीए कहते हैं, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। मैं साइड में हो जाता हूं अगर आपको कुछ दिखाई ना दे रहा हो तो। पीसी स्टैंड फॉर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, एनडीटीएल स्टैंड फॉर नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, एनपीसीआई स्टैंड फॉर नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आया होगा, 3 टर्म समझ में आई होंगी अच्छे से। चलिए अगली टर्म पर चलते हैं। अगली टर्म है पीसीआर। कौन सी पीसीआर है भाई? ये पुलिस वाली पीसीआर नहीं है ये, ठीक है। ये कौन सी है? आरबीआई वाली पीसीआर है। कौन सी पीसीआर है ये? आरबीआई वाली पीसीआर है। तो आरबीआई वाली पीसीआर है तो ये किसके लिए स्टैंड करती है? तो पीसीआर स्टैंड फॉर पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री। लिख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री। भाई ये रजिस्ट्री है क्या? ठीक है, रजिस्ट्री मतलब आप रजिस्टर करते हैं कहीं पर, क्या रजिस्टर करते हैं? डाटा रजिस्टर करते हैं। तो पीसीआर क्या है? एक डाटाबेस है जो आरबीआई के द्वारा तैयार किया जा रहा है। ठीक है, पीसीआर को आरबीआई ने 2018 में लॉन्च किया था और 2018-19 में जो एग्जाम हुए हैं उनमें ये कई बारी रिपीट हुई है। ये टर्म आपके एग्जाम में पूछा गया है। इन पीसीआर सी स्टैंड फॉर, आर स्टैंड फॉर, तो क्या है ये? पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री। अब होता क्या है इसके अंदर, सुन लीजिए। मान लीजिए मैं एक लोन लेना चाहता हूं, मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, मेरे पास 1 लाख की प्रॉपर्टी है और उस पर मैं लोन लेने गया। मैंने एसबीआई से लोन ले लिया, ठीक है, लोन ले लिया है मैंने। अब उसी प्रॉपर्टी के डुप्लीकेट या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर मैं केनरा बैंक के पास पहुंच गया, पीएनबी बैंक के पास पहुंच गया। एक ही प्रॉपर्टी पर मैंने अलग अलग बैंकों से क्या ले लिया? लोन ले लिया। इस तरीके से मैं काफी बार फ्रॉड कर पाता था। या मैंने आज एसबीआई से लोन लिया है और उसको मैंने डिफॉल्ट कर दिया, ठीक है, मेरी क्रेडिट हिस्ट्री क्या हो गई है? खराब हो गई है। फिर मैं फ्यूचर में केनरा बैंक या पीएनबी बैंक के पास लोन लेने चला गया। अब उसको पता नहीं है उस बैंक को कि मैं किस तरह का पर्सन हूं, कि मैं डिफॉल्ट करने वाला पर्सन हूं या टाइम पर पे करने वाला पर्सन हूं। अगर मैंने ऑलरेडी डिफॉल्ट किया हुआ है तो नेक्स्ट वाला जो बैंक होगा वो मुझे लोन देने से हिचकेगा, अगर उसको पता होगा। लेकिन नहीं पता होगा तो उस बैंक का पैसा दोबारा से मेरे पास फंस सकता है अगर मैं उस बैंक का भी लोन रीपे ना करूं। तो कैसे पता लगे कि इस पर्सन ने कभी लोन लिया है या नहीं लिया है? अगर लिया है तो इसने टाइम पर रीपे किया है या नहीं किया है? तो उसके लिए आरबीआई ने एक रजिस्ट्री तैयार की है, एक डाटाबेस तैयार किया है जिसका नाम क्या रखा है? पीसीआर नाम रखा है, पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री। इस रजिस्ट्री के अंदर जितने भी बैंक हैं उन बैंकों से कोई भी पर्सन बोरो करता है या लोन लेता है, उधारी लेता है, तो उसका रिकॉर्ड मेंटेन हो जाएगा। और जब वही पर्सन किसी दूसरे बैंक के अंदर जाएगा तो उसका डाटाबेस नाम या आधार कार्ड नंबर डालकर या पैन कार्ड नंबर डालकर तुरंत ये पता लगाया जा सकता है कि इस पर्सन ने किस किस बैंक से कब कब क्या क्या लोन लिया था और क्या टाइम पर उसकी पेमेंट की थी या नहीं की थी। तो इसके लिए पीसीआर बनाया गया है आरबीआई के द्वारा 2018 में
आरबीआई ने अनाउंस किया था और इसको बनाया जा चुका है। 2019 के सभी एग्जाम्स में पीसीआर के बारे में पूछा गया था। तो पीसीआर क्या है? एक डाटाबेस है जो कि बोरोवर्स का डाटा रिकॉर्ड किया जाएगा आरबीआई के द्वारा। जिस भी बैंक से कोई एक पर्सन लोन लेने आया, उसका जो रिकॉर्ड है उस बैंक को आरबीआई को सबमिट करना पड़ेगा, आरबीआई के सर्वर पर डालना पड़ेगा, आरबीआई के सर्वर पर डालना पड़ेगा। मेरे हिसाब से आपको ये टर्म भी अच्छे से समझ में आई होगी। चलें आगे, ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है यूएसएसडी। इसके बारे में सुना है कभी? नहीं सुना है? तो ये स्टैंड करता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। जैसे आप मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल में आप बैलेंस चेक करते हैं, *121#, वो क्या होता है? वो यूएसएसडी कोड ही तो होता है। वो क्या होता है? यूएसएसडी कोड होता है। मैं लिख देता हूं, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। जैसे आप बैंकिंग के अंदर *99# डायल करके आप क्या चेक करते हैं? अपने अकाउंट का, बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक करते हैं। कुछ बैंक अकाउंट्स इससे चेक हो जाते हैं, कुछ नहीं हो पाते हैं। वो कुछ इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि आपकी सर्विस एक्टिवेट नहीं हो रखी। तो कोई भी इस तरीके से स्टार से स्टार्ट करके और बीच में कुछ नंबर डाल के और हैज पर आपको एक कोड डायल करते हैं अपने मोबाइल फोन से, तो उस कोड को क्या बोला जाता है? यूएसएसडी कोड बोला जाता है, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, तो इसको याद कर लेंगे। इस तरीके का कोई भी आप डाटा डालते हैं, जैसे मैं कहूँ आप अपने मोबाइल फोन में बैलेंस चेक करने के लिए 121# डायल करते हैं, इस तरीके का कोई भी नंबर होगा वो यूएसएसडी कोड कहलाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है अगला भी, VPA। What is VPA? Virtual Payment Address. VPA stand for वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। ये वर्चुअल पेमेंट एड्रेस क्या होता है? आपने भीम ऐप यूज की है, आपने कभी ऑनलाइन फंड ट्रांसफर किया है, तो वहां पर आप एक यूपीआई आईडी जनरेट करते हैं। यूपीआई तो आप यूज करते होंगे अभी प्रेजेंट में। 2-3 साल पहले तो बच्चों को समझाना मुश्किल हो जाता था, लेकिन आज तो हर एक पर्सन, हर एक ठेले वाला, हर एक दुकानदार यूज करता है भीम ऐप या यूपीआई को। तो यूपीआई जब आप करते हैं, उसके अंदर आपका एक ईमेल एड्रेस की तरह से कुछ एड्रेस होता है। जैसे मैं अपना आपको बताऊं, इस तरीके से सुंदर@UPI, या @केनरा बैंक, @SBI, इस तरीके का जो मेल आईडी की तरीके से आपका एक पेमेंट एड्रेस है, उस पेमेंट एड्रेस को ही क्या कहते हैं? वर्चुअल पेमेंट एड्रेस कहते हैं। वर्चुअल क्यों कहा? क्योंकि ये टेम्परेरी है, इसको चेंज किया जा सकता है। मान लीजिए आपने कोई मेल आईडी बनाई है, आपकी जो भी मेल आईडी है, क्या उसको बार बार चेंज करते हैं? अगर चेंज कर देंगे तो क्या उसी एड्रेस पर आपके पास कोई मेल पहुंच जाएगी? नहीं पहुंचेगी ना। तो वो तो एक परमानेंट एड्रेस होता है। जैसे आधार कार्ड नंबर है आपके पास, परमानेंट है, पैन कार्ड है, परमानेंट नंबर है आपके पास। लेकिन जो भीम के अंदर यूपीआई आईडी जनरेट की हुई है, वो एक वर्चुअल, एक आभासी, एक टेम्परेरी है। उसको चेंज करके दूसरा बना सकते हैं। अगर मैं सुंदर@UPI बनाया है, मैं स्टार्टिंग में डाल दूं 121 सुंदर@UPI, तब भी मेरे ही बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। मैं इस एड्रेस को कितनी बार भी चेंज कर सकता हूं, ठीक है, अपने मोबाइल की ऐप में जाकर, सेटिंग में जाकर चेंज कर सकता हूं, ठीक है, और मेरे ही अकाउंट में पैसा आएगा। ये ऐसा क्यों बनाया गया है? इसको बार बार चेंज करने लायक क्यों बनाया गया है? ताकि बैंकों के अंदर जो फ्रॉड हो रहे हैं, ठीक है, वो फ्रॉड्स को रोका जा सके। आप अपनी कोई भी, पहले देखो मेरी बात सुनो, आप किसी से पैसे ट्रांसफर करवाते थे तो उसके साथ अपना बैंक अकाउंट नेम और IFSC कोड शेयर करते थे। क्या पता इस डिटेल के थ्रू आपके साथ कोई फ्रॉड कर दे, तो आपको डर रहता था ना शेयर करने के बाद। अब उन डिटेल्स को आप चेंज तो नहीं कर सकते थे, अब आपको वो सारे डिटेल्स शेयर करने की जरूरत नहीं है। आप यूपीआई एड्रेस शेयर कीजिए, जिसको आप कह सकते हैं वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, ये शेयर कीजिए। आपको डर लगे तो फिर दूसरा एड्रेस बना लीजिए, आएंगे आपके ही बैंक अकाउंट में पैसे।
तो मेरे हिसाब से समझ में आया होगा इसको, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे फिर यूपीआई का ही जिक्र कर रहे थे, यूपीआई ही आ गई है। और यूपीआई की फुल फॉर्म सिर्फ बैंकिंग में ही नहीं, आपके सभी तरीके के एग्जाम्स में पूछी जा रही है, क्योंकि डिजिटल पेमेंट का जमाना आ गया है, ठीक है। इसलिए यूपीआई को रट लीजिए। और यूपीआई को कई बार मैंने देखा है यूट्यूब पर बड़ी बड़ी फैकल्टी भी गलत पढ़ा जाते हैं जल्दबाजी में। ऐसा नहीं कि उनको नॉलेज नहीं है, लेकिन स्पीड में कई बार वो गलत पढ़ा गई हैं, जिसकी वजह से बच्चों का नुकसान हो जाता है। तो यूपीआई स्टैंड फॉर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट, मैं इसको हटा देता हूं, इंटरफेस। कई बार यहाँ पर क्या ऑप्शन मिलेंगे या क्या पढ़ा देते हैं आपको, यूनाइटेड, यूनिक, यू पर कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे भी और फैकल्टी भी, ठीक है। तो यू स्टैंड फॉर यूनिफाइड, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये क्या है? ये एक यूपीआई आईडी जिसके बारे में अभी मैंने जिक्र किया था। जैसे मैं कहूँ कि सुंदर 8912@SBI, ठीक है। तो ये मेरी यूपीआई आईडी हो गई। इसी को हम वीपीए भी बोल देते हैं, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस भी बोल देते हैं। ये मेरी क्या है? यूपीआई आईडी। हर एक बैंक अकाउंट में अलग अलग आप यूपीआई आईडी जनरेट कर सकते हैं अलग अलग ऐप पर, या एक ही ऐप के अंदर मल्टीपल यूपीआई आईडी भी जनरेट कर सकते हैं आज के टाइम में, ठीक है, या चेंज भी कर सकते हैं। तो यूपीआई स्टैंड फॉर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्लियर है? आगे चलते हैं। आगे है एलटीवी। एलटीवी ये जब आप मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ते हैं तो वहां पर मिलेगा एलटीवी आपको, वहां पर समझाता हूं। ये मॉनेटरी पॉलिसी के टॉपिक से है, ये दोनों आपके डिजिटल, ये दोनों क्या, तीनों आपके डिजिटल बैंकिंग के टॉपिक से है, ये आरबीआई के टॉपिक से है, ये पीसीए का कंप्लीट आपका एक अलग से चैप्टर होता है। एनडीटीएल मैंने बताया था मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़ेंगे और एनपीए के चैप्टर में भी पढ़ेंगे, और ये भी डिजिटल बैंकिंग के अंदर एक कंप्लीट चैप्टर ही है। तो छोटी छोटी टर्म्स निकाली गई हैं अलग अलग चैप्टर से, जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होती है। तो वापिस लौटते हैं 8th नंबर पर। एलटीवी स्टैंड फॉर लोन टू वैल्यू। मैं यहां पर थोड़ा सा रब कर देता हूं। लोन टू वैल्यू। लोन टू वैल्यू का मतलब क्या है कि एक किसी प्रॉपर्टी पर, एक प्रॉपर्टी की किसी वैल्यू पर आपको बैंक के द्वारा कितना लोन दिया गया है, उसी को क्या बोलते हैं? एलटीवी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक हाउस था, मेरे पास क्या था? एक हाउस था, और उसकी कीमत क्या थी? 10 लाख रुपए थी, और इस पर मुझे बैंक ने लोन कितना दिया है? लोन कितना दिया है? मुझे दिया है 7 लाख, ठीक है। लोन कितना दिया है मुझे? 7 लाख दिया है। तो ये 7 लाख क्या है? एलटीवी है, लोन टू वैल्यू। एक वैल्यू, एक प्रॉपर्टी के वैल्यू के अगेंस्ट, या मैं कहूं सिक्योरिटीज की वैल्यू के अगेंस्ट, सिक्योरिटी वर्ड अच्छा रहेगा, एक सिक्योरिटीज की वैल्यू के अगेंस्ट आपको कितना लोन दिया गया है, उसी को क्या कहते हैं? लोन टू वैल्यू कहते हैं। आरबीआई अपने हिसाब से मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर एलटीवी को ऊपर नीचे करता रहता है। इसके ऊपर नीचे करने से क्या होता है? मार्केट के अंदर जो लिक्विडिटी है उसको मेंटेन किया जाता है। जैसे ध्यान से सुनिए, अगर मान लीजिए मार्केट के अंदर बिल्कुल भी पैसा नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? मार्केट के अंदर लिक्विडिटी की कमी हो गई है। लिक्विडिटी की कमी कैसे पूरी होगी? जब मार्केट के अंदर बहुत सारा पैसा आ जाए। तो मार्केट के अंदर जो मनी की लिक्विडिटी है उसको बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे? बैंक क्या करेंगे? किसी भी सिक्योरिटी के अगेंस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोन देना, डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देंगे। पहले कितने का लोन दे रहे थे? 10 लाख की प्रॉपर्टी पर 7 लाख का लोन दे रहे थे, अब 9 लाख का लोन देना स्टार्ट कर दिया। तो पहले के मुकाबले में मार्केट में कितना पैसा ज़्यादा गया? 2 लाख एक्स्ट्रा पैसा गया, ठीक है। तो इसी तरीके से हर एक लोन पर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जाएगा और मार्केट के अंदर क्या होगी? लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। और ठीक इसके अपोजिट, इसके विपरीत क्या होगा? जब मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा लिक्विडिटी हो रखी हो और मार्केट के अंदर से लिक्विडिटी को कम करना हो, तो हम क्या करेंगे? एलटीवी को कम कर देंगे, लोन अगेंस्ट वैल्यू को हम क्या कर देंगे? कम कर देंगे। जहां पर हम 7 लाख का लोन दे रहे थे, अब हम 4 लाख का लोन देना स्टार्ट कर देंगे। तो
मार्केट के अंदर लिक्विडिटी इस लोन के हिसाब से कितनी कम हो जाएगी, इस लोन पर 3 लाख कम हो जाएगी। इसी तरीके से हर एक लोन पर लिक्विडिटी कम होती चली जाएगी, ठीक है, लोन टू वैल्यू कम होता चला जाएगा। तो ये एलटीवी मार्केट के अंदर लिक्विडिटी मेंटेन करने के काम आता है। तो यहां पर आपको फंसा सकते हैं, लिक्विडिटी टू वैल्यू कुछ ऐसा लिख कर दे दे, नहीं, यहां के पर ये किसके लिए स्टैंड करता है, लोन टू वैल्यू, एक सिक्योरिटी की वैल्यू के अगेंस्ट आपको कितना लोन दिया जा रहा है उसको ही क्या कहते हैं, लोन टू वैल्यू कहते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारी टर्म क्या है, EFTPOS। ये क्या है, किसके लिए स्टैंड करता है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एट पॉइंट ऑफ सेल। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एट पॉइंट ऑफ सेल क्या होता है ये, आप कहीं पर किसी भी शॉपिंग मॉल पर या किसी भी दुकान पर जाते हैं और अपने कार्ड को स्वाइप करते हैं, जिस मशीन पर आप कार्ड को स्वाइप करते हैं उस मशीन को क्या बोला जाता है, माइक्रो एटीएम सिंपल लैंग्वेज में, या उसका एग्जैक्ट नाम क्या होगा, उसका एग्जैक्ट नाम होगा पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल मशीन बोला जाता है। लेकिन उसी मशीन की मदद से जब आप ऑनलाइन फंड ट्रांसफर करते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, तो वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एट पॉइंट ऑफ सेल मशीन। क्लियर हुआ, मैं लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एट पॉइंट ऑफ सेल। ठीक है, लास्ट टर्म है आज की, और लास्ट टर्म पर आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पिछले सालों में कई बारी ये भी टर्म रिपीट हुई है। योनो क्या है, योनो एक एंड्रॉयड ऐप है, ये एक बैंक की ऐप है, याद आ गया होगा, या आप में से बहुत सारे लोग इसको यूज भी करते होंगे। योनो SBI की एक एंड्रॉयड ऐप है जिसके द्वारा आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग कर पाते हैं, मोबाइल बैंकिंग के सारे फीचर्स का ऑनलाइन फ़ायदा उठा पाते हैं। तो इस ऐप का जो नाम है इसकी एक फुल फॉर्म बनती है, तो वो फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है। तो योनो स्टैंड फॉर यू ओनली नीड वन, यू ओनली नीड वन, यू ओनली नीड वन ऐप। SBI का क्या कहना है कि आप कभी पेटीएम इंस्टॉल करते हैं, कभी भीम ऐप इंस्टॉल करते हैं, कभी फोन पे इंस्टॉल करते हैं, पता नहीं तरह तरह की 10 एप्लीकेशन अपने फ़ोन में भर कर रखते हैं। वो सारा कबाड़ा है, उसको निकाल फेंकिए और सिर्फ एक ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। जितनी भी आप ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, जिस भी वॉलेट में आपको पेमेंट करनी हो, जिस भी वॉलेट से आपको रिसीव करना हो, सभी के सभी काम एक ही ऐप से हो जाएंगे। चाहे आपको इन्वेस्ट करना हो, चाहे आपको म्यूचुअल फंड्स परचेज करने हो, कुछ भी करना हो, ट्रेडिंग करना हो, एक ही ऐप से सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो योनो स्टैंड फॉर यू ओनली नीड वन। ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बैंकिंग एंड फाइनेंस से जुड़ी हुई, जो आपके एग्जाम में, आने वाले एग्जाम्स में पूछी जाएंगी। मैं 2-3 और भी क्लास लेकर आऊँगा इन्हीं टर्म्स के ऊपर, इससे आगे की टर्म्स को पढ़ाऊंगा डिटेल में जैसे आज पढ़ाया है। फिर भी कहीं पर भी आपको कोई डाउट रह गया है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं उस चीज़ को अगली वीडियो के अंदर शेयर करूंगा और कोशिश करूंगा कि कमेंट के अंदर ही आपको आंसर रिप्लाई कर दूं। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।